दिल्ली, देश की राजधानी। यहाँ हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने एक बार फिर सार्वजनिक सुरक्षा के दावों की पोल खोलकर रख दी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 11 मई की उस खौफनाक रात के घटनाक्रम को डिकोड करेंगे। हम सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि इस घटना के बाद सिस्टम की जवाबदेही तय करने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम मुख्य रूप से 4 पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, जवाब के लिए दिए गए 7 दिन। दूसरा, 11 मई की रात आखिर हुआ क्या था। तीसरा, पुलिस की अब तक की कार्रवाई। और चौथा, इस पूरे सिस्टम में बदलाव की जो मांग उठ रही है उस पर। तो चलिए पहले पहलू से शुरुआत करते हैं, जवाब के लिए 7 दिन। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद ही इसका संज्ञान लिया है, जिसे हम सुओ मोटो कॉग्निजेंस कहते हैं। एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन विजया राहटकर का बयान यहाँ बिल्कुल सीधा और सख्त है। उनका कहना है कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह के जघन्य अपराध पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और कानून के मुताबिक इनसे बहुत सख्ती और तेजी से निपटा जाना चाहिए। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक कड़ा मैसेज है कि सिस्टम अब किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये जो नंबर 7 है ना, ये बहुत अहम है। 7 दिन। एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस को बस इतना ही समय दिया है। पुलिस को इन 7 दिनों के भीतर एक पूरी एक्शन टेकन रिपोर्ट या एटीआर आयोग को सौंपनी होगी। ये अल्टीमेटम इसलिए दिया गया है ताकि जांच की फाइलें धूल न फांकें, बल्कि तुरंत जवाबदेही तय की जाए। अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, 11 मई की रात का घटनाक्रम। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने इतनी बड़ी संस्थागत प्रतिक्रिया को जन्म दिया। आइए इसे थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। घटनाक्रम कुछ इस तरह है। रात के करीब 11 बज रहे थे। एक 30 साल की महिला जो पीतमपुरा में एक फैक्ट्री में काम करती है और 3 बच्चों की माँ है, वो काम से घर लौट रही थी। वो सरस्वती विहार के बी ब्लॉक के पास एक ई रिक्शा से उतरती है। कुछ ही देर बाद बस समय पूछने के लिए वो पास खड़ी एक प्राइवेट स्लीपर बस के पास जाती है और फिर जो शिकायत में बताया गया है उसके मुताबिक उसे जबरन बस के अंदर खींच लिया गया। अगले 2 घंटे तक उसे उस बस में बंधक बनाकर रखा गया, जहां ड्राइवर और कंडक्टर ने उसका यौन उत्पीड़न किया। बाद में उसे नांगलोई के पास बस से बाहर फेंक दिया गया। सोचिए, एक आम दिनचर्या कैसे चंद पलों में एक खौफनाक सपने में बदल गई। यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है, वो परिस्थितियां जिन्होंने इस अपराध को मुमकिन बनाया। ये सब एक प्राइवेट स्लीपर बस के अंदर हुआ, जिसके पर्दे पूरी तरह से गिरे हुए थे, और ये बस नांगलोई की तरफ कई किलोमीटर तक चलती रही। अब पर्दे गिरे होने की वजह से बाहर से किसी को भी भनक तक नहीं लगी कि अंदर क्या हो रहा है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि कैसे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और उसके गिरे हुए पर्दों का दुरुपयोग इस तरह के अपराधों के लिए किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे पहलू पर नजर डालते हैं। घटना के बाद लॉ इन्फोर्समेंट यानी पुलिस का तुरंत क्या एक्शन रहा। मामला सामने आते ही पुलिस की कार्रवाई काफी तेज रही, जिसे हम 4 मुख्य स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले पीड़िता को तुरंत डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल ले जाकर उसका मेडिकल चेकअप कराया गया। फिर रानीबाग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई। इसके तुरंत बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए बस ड्राइवर उमेश और कंडक्टर रामेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। और चौथा कदम, उस बिहार रजिस्ट्रेशन वाली स्लीपर बस को फोरेंसिक जांच के लिए सीज कर दिया गया। इसके अलावा पुलिस उस पूरे रूट के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। यहाँ एक कानूनी पहलू भी समझना जरूरी है। ये पूरी कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत की जा रही है। इसी नए कानून के तहत गैंग रेप के कड़े प्रावधान लगाए गए हैं और इन्हीं के आधार पर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कुल मिलाकर कानूनी प्रक्रिया अपने सख्त मापदंडों के हिसाब से तेजी से आगे बढ़ रही है। अब हम आते हैं आज के अपने आखिरी और सबसे व्यापक मुद्दे पर। बात सिर्फ गिरफ्तारियों की नहीं है, इसीलिए एनसीडब्ल्यू सिस्टम में एक बड़े बदलाव की मांग कर रहा है। जैसा कि हमने पहले बताया, एनसीडब्ल्यू ने एक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है, और ये कोई साधारण रिपोर्ट नहीं है। आयोग ने इसमें बहुत बारीक डिटेल्स मांगी हैं, जैसे जांच की मौजूदा स्थिति क्या है, बीएनएस की कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, मेडिकल और फॉरेंसिक अपडेट्स क्या हैं और क्या-क्या सबूत जुटाए गए हैं। लेकिन सबसे अहम बात, आयोग ने ये भी पूछा है कि पीड़िता को किस तरह की मदद दी जा रही है। क्या उसे सही काउंसलिंग, कानूनी मदद, सुरक्षा और पुनर्वास मिल रहा है। ये स्पष्ट करता है कि न्याय सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि पीड़िता को पूरी तरह से सपोर्ट करना भी है।
यहाँ एनसीडब्ल्यू ने एक बहुत ही क्रिटिकल अंतर स्पष्ट किया है। एक तरफ होती है व्यक्तिगत जवाबदेही, मतलब जिन्होंने अपराध किया उन ड्राइवर और कंडक्टर की गिरफ्तारी, लेकिन दूसरी तरफ है परिचालन जवाबदेही, यानी ऑपरेशनल अकाउंटेबिलिटी। आयोग पूछ रहा है कि क्या वो बस कानूनी तौर पर चल रही थी, क्या बस मालिक और उस वाहन के कागजातों का सही वेरिफिकेशन हुआ था। असल में आयोग उस पूरे सिस्टम से जवाब मांग रहा है जिसकी लापरवाही से ऐसे अपराधियों को मौका मिलता है। तो ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गंभीर और चुभने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो कौन से ठोस और जमीनी उपाय हैं जो वाकई में देर रात सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट। ये सिर्फ एक वारदात नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम की खामियों का एक आईना है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको और हमारे नीति निर्माताओं को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है।